अवध पंच की ओर से मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज 12 मार्च है और इस तारीख का बड़ा महत्व है हिंदुस्तान के इतिहास में। 12 मार्च वो तारीख थी अब से 90 साल पहले 1930 में, जिस दिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च के लिए शुरुआत की थी, कूच किया था। करीब करीब 400 किलोमीटर आज के हिसाब से उनको यात्रा करनी थी पैदल अपने 78 सहयात्रियों के साथ। कुल 79 लोग थे गांधी जी को लेकर। उसको तमाम तरह के लोग 90 साल बाद भी आज भी याद करते हैं, और याद करना शायद उनकी विवशता है। वो इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में दांडी मार्च ने, नमक कानून के तोड़े जाने ने क्या किया, वो एक अलग बात है। वो स्थितियां दूसरी थीं और वो ख़त्म हो गईं। उसके बाद नमक कानून टूटा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास की किताबों में दर्ज है। लेकिन कुछ लोग इसको अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, इसको एक संकेत की तरह देखते हैं, एक प्रतीक की तरह देखते हैं और कन्वर्ट कर देना चाहते हैं गांधी को प्रतीकों में, ताकि गांधी जो व्यक्ति है, गांधी जो विचार है और उनसे बड़ा जो व्यक्ति है, वो उसकी आवश्यकता ना पड़े, उसके प्रतीक के सहारे किसी तरह काम चल जाए। क्योंकि गांधी का प्रतीक छोड़कर भारत की कल्पना असंभव है। गांधी सारा जीवन प्रतीकों के सहारे काम करते रहे। जमीन पर तो कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरह के प्रतीक गांधी ने इस्तेमाल किए वो अद्भुत हैं और आज भी उनका कोई जवाब है नहीं। मैं दांडी मार्च में कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर नहीं जाना चाहता। दांडी मार्च मेरे लिए इसलिए भी आज की तारीख महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया था तो 1930 में उसको 90 साल हुए, और उसके बहुत साल बाद मैंने उसी रास्ते से चलकर यात्रा की जिसमें मेरी पत्नी, बेटा और बेटी भी साथ में थे। और मैंने जब यात्रा की थी उसको इस बार 25 साल हो गए। 1995 में मैंने दांडी यात्रा की थी, पैदल उन्हीं रास्तों से, उन्हीं गांवों में रुकते हुए जहां महात्मा जी रुके थे और लोगों से बातचीत करते हुए। उस वक्त मैं बीबीसी में था और बीबीसी के लिए मैंने ये कार्यक्रम किया था, और जिसकी बाद में एक किताब छपी, धुंधले पदचिन्ह, बहुत बाद में लिखी मैंने। लेकिन उसकी स्मृतियां दिमाग से जाती नहीं हैं। दांडी मार्च कितना महत्वपूर्ण था, देश के लिए तो था ही, मेरा जीवन उसने बदल दिया। देश का तो जो बदला वो हम सब के सामने है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उसने मेरे जीवन में जो बदलाव ला दिए उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, उसको मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। मैं आपको जो बता सकता हूँ, मैं 4 छोटी छोटी घटनाएं आपको दांडी मार्च के संबंध में बताना चाहता हूँ, जिनका उल्लेख संभवतः किताबों में या लेखों में जो आप पढ़ेंगे या आज छपे होंगे अखबारों में, उनमें शायद ना मिले, इसलिए कि वो इतनी छोटी घटनाएं समझी जाती हैं कि इतिहास में उनकी जगह फुटनोट की तरह भी नहीं बन पाती है। पहली घटना बहुत मज़ेदार है और ये केलोड के आसपास हुई थी। महात्मा पैदल चले जा रहे थे और वो खाना खाने बैठते थे। उनके पास एक मिट्टी का प्याला था, उसी में पानी पीते थे। प्यारेलाल उनके साथ चल रहे थे। प्यारेलाल ने केलोड में देखा कि वो प्याले में एक जगह खोंग लग गया, एक जगह टूट गया। ऊपर से पानी नहीं टपकता था, लेकिन प्याला टूटा हुआ था और प्यारेलाल को लगा कि ये अच्छी बात नहीं है कि महात्मा जी टूटे हुए प्याले में पानी पी रहे हैं, इसको बदल देना चाहिए। तो वो अंकलेश्वर आया तो प्यारेलाल बाजार गए और वहाँ से उन्होंने पूछताछ की और एक प्याला जैसा गांधी जी को पसंद था ख़रीदने की बात की दुकानदार से। तो दुकानदार ने उसका दाम 6 पैसा बताया। मिट्टी का प्याला था।
गांधी जी के लिए एक मिट्टी का प्याला 6 पैसे उसकी बहुत बड़ी कीमत नहीं थी, प्यारेलाल अदा भी कर सकते थे, लेकिन दुकानदार ने अति उत्साह में उनसे कहा कि अगर आप 2 खरीदेंगे तो मैं आपको 9 पैसे में दे दूंगा, 3 पैसा और दीजिए और एक प्याला और ले लीजिए। प्यारेलाल को लगा ये तो बड़ी समझदारी की बात है, तो उन्होंने और थोड़ी हुज्जत की, इधर उधर उनसे बहस की दुकानदार से, तो 8 पैसे में 2 प्याले लेके वो लौट आए। अगले दिन जब गांधी जी को पानी दिया गया तो उन्होंने अपना प्याला पहचाना। उन्होंने कहा ये वाला तो मेरा नहीं है, ये नया है। तो प्यारेलाल ने कहा हाँ बापू, मैं गया था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था टूटा प्याला, इसलिए मैंने वो नया ख़रीद लिया, बदल दिया। बल्कि मैंने 2 ले लिए और सस्ते में मिले, और मैं वो 2 प्याले इसलिए ले लिए मैंने कि अगर एक टूट गया तो दूसरे के लिए फिर बाजार नहीं भागना पड़ेगा, हमारे पास रहेगा। तो गांधी जी को ने घूर के प्यारेलाल को देखा और इस तरह देखा कि सब लोग सहम गए, उनको लगा कि कोई तूफान आने वाला है। और गांधी जी ने जो झाड़ लगाई प्यारेलाल को, उन्होंने कहा कि तुमने 2 ही क्यों खरीदा, 3 खरीद लेते, क्योंकि अगर 2 टूट गए तो तीसरा काम आता। या 4 क्यों नहीं खरीद लिए, 5वां और ले लेना चाहिए था। ये संग्रह की प्रवृत्ति है। जिस चीज़ की आवश्यकता न हो उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। आप कैसे सोच सकते हैं कि भविष्य में ये होगा और उसका ये नतीजा होगा, इसलिए उसकी हम तैयारी कर लें। कौन जान सका है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे चीज़ें बदलेंगी। इसलिए इस बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए और फौरन अभी तुम बाजार जाओ, ये प्याला वापस करो और जो 2 पैसे तुमने अतिरिक्त देकर ये प्याला लिया था वो लाकर खाते में जमा करो। तो ये एक घटना है जिससे आपको समझ में आता है कि गांधी क्या है। बहुत छोटी सी घटना है, 2 पैसे का एक प्याला जिससे 2 पैसे मिलने वाले थे, उसका ये हश्र। दूसरी घटना एक कौवे की। गांधी जी की बातचीत, कहते हैं कि बहुत बड़े कम्युनिकेटर गांधी हैं, उनसे बड़ा कम्युनिकेटर हिंदुस्तान ने देखा नहीं हाल फिलहाल में। जिस तरह वो संवाद करते थे लोगों से, जिस इडियम में, जिस भाषा में, जिस मुहावरे में, वो मुहावरा मैं आपको उसकी एक घटना बताना चाहता हूँ। ये बात सानिया कंडे, डिंडोली है एक जगह, रास्ते में थी दांडी मार्च के, तो डिंडोली से गांधी सानिया कंडे और वहाँ से खरवासा होते हुए वांझ चले गए। वांझ थोड़ा सा बड़ा कस्बा था, लेकिन चूँकि ये रास्ता थोड़ा लंबा भी था, तो एक जगह यात्रियों के साथ गांधी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ एक कुआं भी था, तो गांधी ने देखा उस कुएं में पानी नहीं है, सूखा है, लेकिन उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया, वहीं सब कुछ व्यवस्था की गई, गांव वालों ने भी मदद की। और गांधी वहाँ से जब थोड़ी धूप कम हुई तो वो दोबारा वहाँ से निकले, खरवासा से। अब गांधी को वो पेड़ ऐसा लगा जैसे कि कोई कहानी उनको, पुरानी चीज़ कोई याद आ रही हो। हुआ ये था कि एक पिछली किसी यात्रा के दौरान गांधी जी जा रहे थे और एक जगह रुके, वहाँ भी एक पेड़ था, गांव का किनारा था, वहाँ भी एक कुआं था, और उसमें भी पानी नहीं था। तो गांधी जी थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे। लोगों ने कहा कि बापू कुएं में पानी नहीं है, सूखा है, कहीं और चल के रुक जाते हैं क्योंकि भोजन वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा अब मैं बैठ गया हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा, यहीं पानी आएगा और भोजन यहीं बनेगा। खैर दूसरे गांव से पानी आया, भोजन बना, सबने खाना खाया और ये लोग चले गए वहाँ से। जब ये लोग चले गए तो पता नहीं कैसे सोता फूटा और कुएं में पानी आ गया। अब गांव वालों को लगा कि ये गांधी तो सचमुच महात्मा हैं, ईश्वर का अवतार हैं, वरदान हैं। हमारे गांव आए सूखे कुएं में जिसमें इतने साल से पानी नहीं था, उनके थोड़ी देर बैठने से पानी आ गया, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। तो गांव वालों ने थाली, लोटा, गिलास जो भी मिला वो बजाते हुए, भजन गाते हुए कहा कि गांधी जी को जाकर धन्यवाद कहना चाहिए इतनी बड़ी घटना के लिए।
तो ये सब लोग जब वहाँ पहुँचे तो गांधी तब तक दूसरे गांव पहुँच गए थे, और वहाँ जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो महादेव देसाई से कहा कि देखना ज़रा ये क्या शोर क्या हो रहा है। महादेव देसाई ने उनको आके बताया कि बापू ये पिछले गांव के लोग हैं जहां आप बैठे थे और उनके कुएं में पानी आ गया, सूखे कुएं में, तो वो आपको धन्यवाद कहने आए हैं, तो आप उनसे मिल के उनके कह दीजिए जो कहना है। गांधी जी उठे, बाहर आए और उन्होंने कहा गांव वालों से कि मेरे अंदर कोई चमत्कार करने की शक्ति नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरे बैठने के कारण कुएं में पानी नहीं आया है। लेकिन गांव वाले कहाँ सुनने वाले थे, मान ही नहीं रहे थे। वो कह नहीं बापू, आप तो ईश्वर का अवतार हो, आप तो बिल्कुल देवतुल्य हो, आप ही की कृपा है, आप ही का चमत्कार है। तो गांधी जी ने महादेव देसाई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए गांव वालों से कहा कि एक बात सुन लो, अगर कौवा किसी पेड़ पर बैठे और पेड़ गिर जाए तो वो कौवे के वजन से नहीं गिरता। कौवे को ये गलतफहमी हो सकती है कि उसके वजन से पेड़ गिर गया, लेकिन पेड़ कौवे के वजन से नीचे नहीं गिरता। मेरे करने से कुछ नहीं होता। ये बात तुमको समझ में क्यों नहीं आ रही है? सबसे अच्छा ये होगा कि तुम लोग ये थाली गिलास बजाना बंद करो और वापस अपने गांव चले जाओ। गांव पर जाकर अपने काम पर ध्यान दो, ईश्वर की प्रार्थना करो, पूजा करो, आराधना करो, मेरे बारे में भूल जाओ। ये जो कौवे वाला उदाहरण है, इतनी देर गांधी ने उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ में आया, लेकिन बरगद पर बैठा कौवा उनको 1 सेकंड में समझ में आ गया और गांव वाले वापस चले गए। तीसरा किस्सा दांडी मार्च का नहीं है, दांडी मार्च से ठीक पहले का है, साबरमती आश्रम का। महादेव देसाई वहां भी थे। एक दिन उन्होंने कहा कि बापू, एक बूढ़ी औरत आई है और वो आपसे भेंट करना चाहती है। बापू बाहर पेड़ के नीचे साबरमती नदी के किनारे थोड़ी सी जहाँ रेत मिट्टी थी वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बुला दो उसे। गांधी जी उस महिला को जानते नहीं थे, लेकिन उसने आकर अपने गले का, कान का बुंदा और जो कुछ भी उसके पास था सोने का, वो उसने कहा कि ये मैं आश्रम को देना चाहती हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। और गांधी जी ने उससे कहा कि तुम्हारी संतान होगी, तुम्हारे बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उनके विवाह होंगे, उसमें काम आ जाएगा, रखे रहो तुम। क्योंकि उसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, कपड़े लत्ते से भी वो दिख रहा था कि बहुत साधारण परिवार की महिला है। लेकिन उसने कहा कि मुझे इस तरह की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे कोई औलाद ही नहीं है और मैंने तय कर लिया है मन में कि ये देश के लिए मैं आपको देना चाहती हूँ। तो गांधी जी ने हाथ बढ़ाया आगे और उसने सारे गहने उनके हाथ पर रख दिए। गांधी जी ने वो गहने तो लिए और उसके बाद उस महिला की ओर देखा, जैसे उसको उसके योगदान के लिए, सहयोग के लिए धन्यवाद कहना चाहते हों, और अचानक उनकी नज़र महिला की नाक पर पड़ी। नाक में एक लौंग थी, नाक की कील जो होती है, वो भी सोने की थी। तो बापू ने कहा कि ये तुमने क्यों नहीं दिया? और अगर तुम सब कुछ अपना देना ही चाहती हो देश के काम में, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर सब कुछ कहकर सब कुछ न देने का दोष लग जाए, इसलिए तुम ये नाक की कील भी दे दो। तो उसने कहा बापू, मैंने सोचा था कि मैं दे दूं और कोशिश भी की, लेकिन ये मेरी शादी के समय नाक में डाली गई थी, उस पर इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई है कि मैं उसको निकाल ही नहीं पाई। अब तो लगता है कि ये मेरे साथ ही घाट तक जाएगी। गांधी जी ने कहा ना, ऐसा नहीं है, मैं देश के काम आने वाली छोटी से छोटी चीज़ की भी कदर करता हूं और तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं ये कील, ये लौंग निकाल लूँगा।
उन्होंने महादेव देसाई को आवाज़ दी, एक धागा मंगवाया मोटा थोड़ा, और उस धागे का एक हिस्सा ऊपर लौंग में फंसाया और एक अंदर, और महादेव देसाई से कहा खींचो उसको। महादेव देसाई ने पूरे जोर लगा लिया, मशक्क़त कर ली, डर भी रहे थे कि वो महिला को उससे पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। वो नहीं निकली। तो गांधी जी ने कहा कि महादेव देसाई से कि कैंची ले आना अंदर से। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई चीज़ अगर देश के निमित्त मिलने वाली है और वो चली जाए तो मैं जाने तो नहीं दूंगा। तो कैंची मंगाई गई। अब महिला डर गई, लेकिन गांधी जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बहुत समझदारी से इसको निकाल लूँगा। उन्होंने लौंग के बीच में, नाक और लौंग के बीच की जो ज़रा सी जगह थी उसमें कैंची फंसाई और दबाया, खट की आवाज़ हुई और लौंग का एक हिस्सा उनके हाथ में आ गया। लेकिन दुर्भाग्य से जो अंदर वाला हिस्सा था वो गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा रेत में, मिट्टी में। अब वहाँ शाम हो गई थी, दिख भी नहीं रहा था। इन्होंने हाथ वाथ से टटोलने की कोशिश की, नहीं मिला। तो अब सवाल ये था कि क्या हो उसका। गांधी जी ने कहा देखो, मैं हिसाब किताब का पक्का हूँ, बनिया हूँ, और ये देश के काम आने वाली चीज़ है, छोटी चीज़ इसको मत समझो। मैं उसे तलाश किए बिना यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। और फिर चलनी लेके और कैसे कैसे उन्होंने ढूंढ ढांड के आधे पौन घंटे बाद नाक की लौंग का वो अंदर वाला छोटा सा हिस्सा ढूंढ ही लिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि गांधी के जीवन के 45 मिनट जो उन्होंने नाक की लौंग के एक हिस्से की तलाश में लगा दिए, वो कितने दूसरे महत्वपूर्ण काम में आ सकते थे। लेकिन गांधी के लिए ये महत्वपूर्ण था कि किसी चीज़ की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ है, किसी ने सम्मान के साथ, भावना के साथ आपको दी है, तो उसकी पूरी कदर होनी चाहिए, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और चौथी घटना जो है वो बहुत ही मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत रोचक लगती है, बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्रेरणादायी लगती है। ऐसा लगता है जैसे गांधी ने ये बात मुझसे खुद ही कह दी हो और कविता की तरह कही। ये मामला बात जो है दांडी मार्च में, जब गांधी नाडियाड में थे तो वहाँ शांताराम मंदिर में ठहरे थे। शांताराम मंदिर बहुत बड़ा मंदिर था। कहते थे कि उसमें 10,000 लोग अंदर आ सकते थे, इतना बड़ा अहाता था उस मंदिर का। और काफ़ी बड़ी धर्मशाला थी, उसकी दुछत्ती पर गांधी के ठहरने की व्यवस्था थी और बाकी जो उनके साथ यात्री चल रहे थे, सहयात्री, उन सबको नीचे कमरे दिए गए थे। गांधी ने भोजन वोजन किया रात का और उसके बाद वहीं शांताराम मंदिर के छज्जे से ही सभा को संबोधित किया और सोने चले गए। गांधी सुबह जल्दी उठते थे और उठकर चिट्ठियों के उत्तर लिखा करते थे। महादेव देसाई का काम यह था कि वो जब गांधी जी उठें तो एक दिया जला के उनके पास रख दें ताकि वो चिट्ठियां लिखते रहें। और उनके स्नान और प्रार्थना सभा, सुबह की प्रार्थना सभा के बीच में करीब 45-50 मिनट का समय होता था। उतनी देर महादेव देसाई एक नींद और मार लेते थे। गांधी जी को कोई आवश्यकता नहीं होती थी इस बीच में, वो आवाज़ देते नहीं थे, इसलिए महादेव देसाई की वो नींद 45 मिनट की बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती थी। महादेव देसाई ने दिया रखा, दुछत्ती के बाहर बढ़िया हवा चल रही थी हल्की हल्की, तो उन्होंने बाहर चटाई बिछा दी, दिया रख दिया और चले गए। गांधी जी बैठ के चिट्ठी लिखने लगे। 45 मिनट बाद जब महादेव देसाई लौटे तो उन्होंने देखा कि बापू अंधेरे में बैठे हैं और हाथ हिल रहा है उनका, कोई लिखे जा रहे हैं। तो महादेव देसाई ने कहा कि बापू दिया बुझ गया, आपने मुझे आवाज़ दे दी होती मैं जला देता, अंधेरे में कैसे लिख सकते हैं। गांधी जी ने उनसे कहा कि महादेव, पढ़ने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, लिखने के लिए नहीं। लिखा तो अंधेरे में भी जा सकता है। मैं तो पोस्ट कार्ड का साइज जानता हूं।
और मुझे पता है कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है और उसे कब पलट देना है ये भी जानता हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ, ये देखो इतनी चिट्ठियाँ मैंने लिख दी हैं, अब इन पर सब पे पते लिखो और इनको रवाना करो। महादेव देसाई ने इस घटना का उल्लेख किया है और इतने मन से वो बात कही है कि पढ़ना रोशनी उसके लिए दरकार होती है, लिखने के लिए रोशनी की दरकार नहीं होती। और गांधी ने ये बात कई बार अपने जीवन में की कि वो अंधेरे में बैठ के लिखते रहे। जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता हो उतना ही इस्तेमाल हो, उससे ज़्यादा ना हो। सुविधा असुविधा व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन उससे सच्चाइयाँ नहीं बदलती। गांधी का अंधेरे में लिखना शायद अंधेरे में लिखना नहीं था, रोशनी की एक किरण हम सबके सामने छोड़ जाना था। तो आज अवध पंच में इतना ही भैया। अगले अंक में फिर भेंट होगी। इस बीच अगर आपने अवध पंच देखा और आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ उतना अच्छा नहीं लगा, तो आप हमें awadhpanch@gmail.com पर लिख सकते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। हम उस पर अमल की कोशिश करेंगे। तो अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम भैया।